गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका पॉलिटिकल साइंस से ही स्टार्ट करेंगे बिकॉज जो प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेसी इससे ये रिलेटेड है, इसलिए इस चैप्टर को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इस चैप्टर में हम जेंडर रिलीजन एंड कास्ट जो चैप्टर है ये रिलेटेड है ऑन द सोशल डिवीजन जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कहीं ना कहीं ये भी एक टाइप का सोशल डिवीजन है, स्पेशली इन इंडिया में जो सोशल डिवीजन जो मेनली जो देखे जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर रिलीजन एंड कास्ट इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। पिछले चैप्टर में हमने एक दलित का छोटा सा टॉपिक पढ़ा था कि जो दलित हैं वो उनको जो कैटेगराइज किया गया है सोशली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट है। फिर उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि दे आर लैंडलेस पीपल, दे आर पुअर पीपल, तो ऐसे पीपल को बहुत ज़्यादा डिप्राइव किया जाता है बाय द अपर कास्ट पीपल। और प्रीवियस चैप्टर में हमने ये देखा था कि जो सोशल डिवीजन भले हो ये एक डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट नहीं है। थ्रेट क्या है? पॉलिटिकल व्यूज और पॉलिटिकल एक्सप्रेशन। ओके, पॉलिटिकल व्यूज और पॉलिटिकल एक्सप्रेशन अगर किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी को ही वो करना चाहेगी कि हम उन्हीं को डोमिनेट करेंगे या वो अब किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को ज़्यादा फेवर्स देना स्टार्ट कर देंगे उसको, तो क्या होगा जो दूसरे जो सोसाइटी के पीपल्स हैं, जो अदर कास्ट या अदर रिलीजन या अदर जो उनकी रेस है, उस बेसिस पे फिर वो लोग क्या समझते हैं अपने आप को, दैट हम लोग को एक्सक्लूडेड किया जा रहा है, हमारे ट्रेडिशन कल्चर को दबाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है हम पिछले चैप्टर से ये पढ़ के आ रहे हैं कि सोशल डिवीजन इज नॉट अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी बट द पॉलिटिकल व्यूज और द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन डन बाय द पॉलिटिकल लीडर्स माइट बी ए थ्रेट टू डेमोक्रेसी। उसके लिए हमने 2 से 3 एग्जाम्पल पढ़े थे। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने श्रीलंका का पढ़ा था। तो श्रीलंका में क्या हुआ था, सिंहला कम्युनिटी थे या जो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने सिंहला कम्युनिटी के पीपल्स को सबसे ऊपर रखा और पूरे एंटायर नेशन में सिंहला जो स्पीकिंग है उसको जो सिंहला लैंग्वेज उसको कंपलसरी किया, उनके ट्रेडिशन उनके कल्चर को ही इंपॉर्टेंस दिया। जो तमिल्स थे वहाँ पे उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए उनको डिप्राइव करते हुए। तो कहीं ना कहीं ये देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स ने इसको डिसाइड किया था। अब हम बात करते हैं आयरलैंड की, जो नॉर्दर्न आयरलैंड का हमने स्टोरी पढ़ा था। वहाँ पे जो क्रिश्चियन जो थे वहाँ पे 2 डिविजन्स थे, एक कैथलिक थे, प्रोटेस्टेंट्स थे। कैथलिक्स और जो प्रोटेस्टेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे। तो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके अंदर जो प्रोटेस्टेंट्स एंड जो कैथलिक जो थे जो लीडर्स थे उनके बीच में मतभेद होने की वजह से वहाँ पे काफ़ी समय तक वायलेंस हुआ। तो ये कुछ एग्जांपल्स जिससे हमें ये शो होता है दैट पॉलिटिकल एक्सप्रेशन माइट लीड या इट इज़ अ थ्रेट टू अ डेमोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल डिवीजन। आज इस चैप्टर में हम जेंडर रिलीजन एंड कास्ट पे इसलिए ज़्यादा फोकस करें बिकॉज दिस जो ये 3 जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ ये इंडिया में प्रीवियर है और हम इंडिया से रिलेटेड इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे अबाउट जेंडर एंड पॉलिटिक्स ऑन पेज नंबर 40। ओके, अब जैसे ही आप पेज नंबर 40 पे आओगे और जो पहला टॉपिक आप जैसे ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिखेगा जो कि एक पोस्टर बनाया हुआ है फ्रॉम बंगाल अफर्मिंग वुमेन्स स्ट्रेंथ। कहीं ना कहीं इसमें ये दिखाना की कोशिश की जा रही है कि दैट वुमेन्स आर पावरफुल। ओके, नाउ लेट अस बिगिन विद द जेंडर डिवीजन। दिस इज अ फॉर्म ऑफ हियरार्चिकल सोशल डिवीजन इन एवरीवेयर बट इज रेयरली रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। ये एक इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है जो केवल सिर्फ इंडिया में ही नहीं थ्रू आउट द वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है। हमने अगर क्लास 9 में फ्रांस रिवॉल्यूशन जब पढ़ा था तो 1946 तक वहाँ की जो फीमेल्स थी उनको वोट करने का अधिकार ही नहीं मिला था। उसके बाद ही उनको मिला, उससे पहले केवल वहाँ पे जो मेंस थे वही वोट करने के हकदार थे। पर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल एक हमारे ही देश नहीं, देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज। इनफैक्ट यूएई में भी रिसेंटली वुमेन्स आर अलाउड टू कास्ट देयर वोट। सो ऐसे जरूरी नहीं है कि हमारे देश में है, बट लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव ओवरकम फ्रॉम दैट जेंडर पॉलिटिक्स। हम बोल सकते हैं जो जेंडर पॉलिटिक्स होती है या ऑन द बेसिस जो सोशल डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर बहुत सारी कंट्रीज ने ओवरकम कर लिया एंड सम कंट्रीज आर स्टिल स्ट्रगलिंग इन इट। ओके,
द जेंडर डिविजन स्टैंड्स टू अंडरस्टैंड एज ए नेचुरल अनचेंजेबल। ओके, जो जेंडर डिवीजन है ये कहीं ना कहीं समझ में भी आता है, सिंस इट इज नेचुरल एंड इन सम प्लेसेस इट इज अनचेंजेबल, बिकॉज कहीं ना कहीं हम किसी के माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते। ओके, however it is not based on biology but on social expectation and stereotypes. On basis of their biology, just because she is a female person, a woman, इस बेसिस पे नहीं होता है, जस्ट बिकॉज समाज की ऐसी सोच होती है, इस वजह से। जो स्टीरियोटाइप जो यहाँ पे आप वर्ड समझ रहे हो, ये स्टीरियोटाइप यानी कि प्री माइंडेड सोच, यानी पहले से ही ये सोच हो जाती है हमारी कि लाइक जैसे लाइक हम ये सोचते हैं कि लाइक एक वुमन है, उसका जन्म किस लिए हुआ है, ताकि वो अपना घर का काम कर सकते हैं, अपने फैमिलीज का ख्याल रखें, इन सारी चीज़ों में जो हाउस होल्ड चोरोस जो काम होते हैं उन्हीं को वो करे। और इस तो ये हमारी स्टीरियोटाइप सोच के हमने पहले से ही प्री माइंडेड या प्री कन्विंस थॉट हमने किसी भी के लिए भी बना रखा है ना। और ये सिर्फ हम स्टीरियोटाइप का मतलब केवल हम वुमेन्स पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, कोई जब भी ऐसी सोच, जब हम किसी को जाने बगैर या पहले से प्री कन्विंस माइंड में हम किसी के लिए ऐसी सोच बना के रख लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप। अब पब्लिक स्लैश प्राइवेट डिवीजन। ओके, पब्लिक और प्राइवेट डिविजन्स में इसमें सबसे पहले बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमन इज हाउसवर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। ओके, अब जब बचपन से ही लड़का और लड़की दोनों को ही ये सिखाया जाता है, द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वुमन इज टू डू हाउस वर्क, और जो घर का ख्याल रखना और बच्चों को पालना पोसना, उनको बड़ा करना, ओके, उनका ख्याल रखना, इन सारी चीज़ों में ही उनका समय बीत जाना चाहिए, उनका वही मेन काम है भी। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, और ये कहीं ना कहीं फिर सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब ये होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे एक पर्टिकुलर जेंडर के पर्सन ही वो पर्टिकुलर काम करेगा, कोई और जेंडर का पर्सन नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ द लेबर का मतलब क्या होगा, दैट वुमेन्स विल ओनली डू द हाउस होल्ड चोरस, यानी कि केवल वो घर के काम ही करेंगी, घर का जितना भी सिस्टम होता है वो करेंगी। अगर वो खुद नहीं कर सकती है, इधर फ्रॉम ए रिच फैमिली, तो उसके घर में जो नौकर है वो उनसे वो करवाएगी, उसकी पूरी जिम्मेदारी रहेगी कि उसको अपने पूरे घर का काम उन नौकरों से कराना है। तो दिस इज नोन एज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, ये मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन इंडिया में आज भी प्रिवेल है। वुमन डू ऑल द वर्क इनसाइड द होम। ओके, जितना भी घर के अंदर काम होता है सब कुछ करते हैं, चाहे वो कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, वॉशिंग क्लोथ्स हो, टेलरिंग हो, है ना, कपड़े सिलना या जो भी खराब हो जाता है उसको सही करना। ओके, उनके अपने बच्चों पर ध्यान देना। एंड जो मैन होते हैं वो केवल बाहर का काम करते हैं। तो दिस ऑल्सो कॉल्ड सेक्सुअल डिवीजन वर्क और लेबर ऑफ वर्क, जहाँ पे मैन्स आर ओनली सपोज टू डू द वर्क्स ऑफ आउटसाइड द होम, जब लाइक ऑफिस जाना, जॉब करना, काम करना, घर के बाहर का जितना भी रिलेटेड काम होगा वो सिर्फ मैन ही करेंगे। इट इज़ नॉट दैट मैन कैनॉट डू हाउस वर्क, ऐसा जरूरी नहीं है कि आदमी वो हाउस होल्ड वर्क कर नहीं सकते। इट इज सिंपली थिंक दैट इट इज फॉर वुमन टू अटेंड दिस थिंग। केवल एक सोच है जो कि हमारे पहले से ये सोच डली हुई दैट कि ये काम सब वुमेन्स के हैं और वही ये करेंगे। दिस सिंपली व्हेन दिस जॉब्स आर पेड फॉर, मैन आर रेडी टू टेक अप दिस वर्क। पर लेकिन एक हम एग्जांपल के तौर पर हम ये देख लीजिए कि एक 5 स्टार होटल है, वहाँ पे शेफ होता है वो एक मेल पर्सन है, वहाँ पे एक वुमन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अब वहाँ पे अब जैसे लाइक सोशल डिवीजन वर्कर में होता है ना कि खाना जो है वो वुमेन से बनाएंगे, तो वहाँ होटल में भी वुमेन्स को ही बनाना चाहिए। लेकिन सिंस होटल में जो है शेफ को पेमेंट मिलती है, जो अपना वो वर्क है उसको पेमेंट मिलेगी, सो दैट इज वाई मैन आर विलिंग टू डू दैट वर्क इन द होटल्स बिकॉज दे आर गेटिंग पेड। Similarly, it is not that women do not work outside their home. In villages, women fetch water, collect fuels and work in fields. पर लेकिन सही मायने में देखिए तो वुमन सिर्फ घर के अंदर का काम ही नहीं करती है। इन विलेज एरियाज में अपने फार्म लैंड पे काम करती हैं, कुएं से पानी ले जाना, और अगर मोस्ट ऑफ द एरिया जहाँ पर गैस अवेलेबल, आज के ज़माने में तो हर जगह अवेलेबल, पर बहुत सी जगह पे अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ से जंगलों से लकड़ियाँ बीनना ताकि वो अपने घर के लिए घर के चूल्हा होता है उसके लिए सारी व्यवस्था वो कर सके। इन अर्बन एरियाज पुअर वुमन वर्क एज अ डोमेस्टिक हेल्पर इन द मिडिल क्लास। इन अर्बन सिटीज में जो पुअर वुमेन्स होती हैं वो एज अ मेड दूसरों के घर पर काम करती है, वाइल द मिडिल क्लास वुमेन जो होती हैं वो ऑफिसेस पे वर्क करती है। इनफैक्ट द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू द
लेबर इन मेजोरिटी इन दिस सिटी में जो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द वुमेन्स डू सम काइंड ऑफ वर्क सो दैट दे कैन गेट पेड, बट देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड और डज नॉट गेट एनी रिकॉग्निशन। बट लेकिन जो वो काम करती हैं उसको ना ही कोई रिकॉग्नाइज करता है और ना ही कोई उसको वैल्यू करता है दैट यू आर डूइंग ए ग्रेट वर्क। The result of this division of labor is although women consists half of the humanity, the role in public life, especially politics, is minimal in most societies। अब हम ये देखते हैं कि वुमेन्स का जो काम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, वो अपने घर का ख्याल रखते हैं, वो बाहर जाके काम भी करती हैं, ऑल्दो उसको ना ही रिकग्निशन दी जाती है ना ही उसको वैल्यू किया जाता है। कहीं ना कहीं वुमेन का भी उतना ही रोल होता है जितना एक मैन का रोल होता है फॉर इन द पब्लिक लाइफ। ओके, बट लेकिन पॉलिटिक्स में जो वुमेन्स का रोल है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम है या मिनिमल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लीडर्स होते हैं वो मेल ही रहते हैं। फीमेल लीडर्स आर देयर बट नॉट दैट मच एज मेल कैंडिडेट्स। अर्लियर ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स, वोट एंड कंटेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिसेस। पहले के ज़माने में क्या होता था, केवल मैन वर अलाउड टू टेक पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल एजेंडाज। पर लेकिन इंडिया में ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ये प्रथा बंद हुई थी, वहाँ पे भी वुमेन्स ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था। दैट इज वाई आफ्टर द इंडिपेंडेंस वुमेन ऑल्सो गेट द राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन और पब्लिक अफेयर्स एंड कैन contest election as well. Women in different parts of the world organized and agitated for equal rights. Okay, so like हमने फ्रांस का ही हमने अभी वाक्य मैंने बताया था, तो फ्रांस में ऐसी कंडीशंस थी that women were not even allowed to cast their vote, तो वो इलेक्शंस क्या लड़ती। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड वुमेन्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, उन्होंने ये मांगा था वी ऑल्सो हैव टू गिव द इक्वल राइट्स टू अस, जिसमें स्पेशली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में वुमेन्स को वोट करने का हक नहीं था, तो वोटिंग के अधिकार उन्होंने मांगे। दिस एजुकेशन डिमांडिंग एनहांसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड इम्प्रूविंग देयर एजुकेशनल एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज। जब वुमेन्स ने अपने पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेशन की मांग करने लगी, तो धीरे धीरे जहाँ पर भी इनकी डिमांड्स एक्सेप्ट होने लगी, तो वहाँ पे वुमेन की कंडीशन तो इम्प्रूव होने लगा, वो एजुकेशन अच्छी प्राप्त करने लगी और उनके कैरियर अपॉर्चुनिटीज में भी इम्प्रूवमेंट हुए। मोस्ट रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। और मोस्ट ऑफ द रेडिकल जो एग्रेसिव वुमेन्स जो मूवमेंट्स थे उसमें स्पेशली जो पर्सनल और फैमिली लाइफ में वहाँ पे इक्वल स्टेटस की डिमांड होने लगी। दिस मूवमेंट्स आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट, और इस टाइप के मूवमेंट्स को हम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं। अ वुमन और मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमन एंड मैन। फेमिनिस्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी धारणा, एक ऐसी सोच जहाँ पे मैन और वुमन दोनों ही ये चाहते हैं कि बोथ दे आर इक्वल और उनके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन और जेंडर division and political mobilization on this question have to improve women's role in public। अब जो political expression of gender मतलब कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वुमेन्स का कि हमें भी पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करना, एक्टिव पार्टिसिपेशन, और केवल वोट डालने के लिए नहीं, इनफैक्ट वी कैन कंटेस्ट इलेक्शन, कहना कि बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ फॉर द रोल ऑफ वुमेन इन public life। We now find women working as a scientist, doctor, engineers, lawyer, manager, college, university teachers, as a politician। आज हम देख रहे हैं women they are everywhere in sports, teaching, engineer, scientist, college, universities में काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं they are getting equal status। बट लेकिन ऐसा status earlier इनके लाइफ में ऐसा नहीं था। ये अभी बिटवीन लास्ट 50 ईयर्स में मूवमेंट्स ने अपने आप को इवॉल्व किया है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई। अब अगर हम बात करें कुछ देशों के, लाइक स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, तो वहाँ पे वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है पब्लिक लाइफ में वो बहुत ज़्यादा हाई है। आप यूँ समझ सकते हैं वहाँ पे जो स्टेटस ऑफ वुमेन है बहुत अच्छा। ओके, आपकी बुक में ऑन पेज नंबर 41 देयर इज एन पोस्टर। ओके, पोस्टर कहीं ना कहीं आपको दिखा रहा है दैट परसेप्शन ऑफ एन आइडियल वुमन। ओके, कि किस तरीके से धारणा बनी रहती है कि आइडियल वुमन कैसे होनी चाहिए। ओके, तो उसमें पहली इमेज देखिए, इसमें ये दिखाया जा रहा है कि द वुमेन्स, दो वुमेन्स दे आर सिटिंग ऑन द सोफा एंड दे आर वॉचिंग टीवी सीरियल। कहीं ना कहीं ये परसेप्शन होता है कि द वुमेन है तो वुमेन अपने घर में बैठ के टीवी सीरियल देखेगी और एक आइडियल व्यूअर की तरह दिखेगी।
ओके। फिर नीचे उसके दो इमेजेस है, अगर फैशन इंडस्ट्री में वुमेन शुड मस्ट बी ब्यूटीफुल, ओके। और अगर सोसाइटी, अगर फैशन इंडस्ट्री में वुमेन शुड मस्ट बी ब्यूटीफुल, ओके, बट लेकिन सोसाइटी में आप देख सकते हो एक वुमेन की इमेजेस में उसके बहुत सारे हाथ निकले हुए हैं, शी इज डूइंग वेरियस हाउस होल्ड वर्क। फिर उसके बाद में टू द पर्सपेक्टिव इन लॉज, एक परसेप्शन है टू द इन लॉज, यानी कि अपने ससुराल पक्ष के लिए वुमन की क्या एक सोच होती है दैट जब भी वो शादी करके आएगी तो बहुत सारी डाउरी लेके आएगी, यानी दहेज लेके आएगी, ओके। सो दैट माइट बी एन आइडल ब्राइड। और अब जो दूसरी जो इमेज है, जो सबसे लास्ट वाली इमेज है, वहाँ पे एक इमेज दिखाई गई है कि जो है वुमन जो है उसको फ्लावर की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि दैट वुमेन्स जो है मेल पर्सन जो होते हैं वो काफ़ी वहाँ पे उनका परसेप्शन बदल देता है, दे आर लाइक दे ट्रीट देम एज अ लाइक फ्लावर, एज हम ये बोल सकते हैं एज अ डेकोरेटिव पीस, जो कि काफ़ी अंडरएस्टिमेट करते हैं दैट दे कांट डू थिंग्स प्रॉपरली एट जॉब, ओके। Now, in countries, women still lag much behind more despite some improvements since independence. ऐसी भी बहुत सारी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग आवर कंट्री जहाँ पे वुमेन्स को काफ़ी इम्प्रूवमेंट की नीड है। हालांकि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, बट स्टिल एट टुडेज वर्ल्ड स्टिल ऐसी कंडीशंस हैं दैट स्टिल वुमेन आर फार लैगिंग by the other countries, okay. Ours is still a male-dominated patriarchal society. Women face disadvantage, discrimination and oppression in various ways. हमारे जो आज भी हमारे जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, यहाँ पे मेल ही ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। अब उसका कारण क्या है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो गर्ल्स हैं वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाती हैं, वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाती हैं, ओके। उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कहाँ तक पढ़ना है, किस एज में शादी करनी है, ओके। और एक तरीका ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है जो उसके हम आपकी बुक में भी है पैट्रियार्ची, जो कि एक टाइप का एक ऐसा सोच रहती है दैट ऑल जितने भी डिसीजन होंगे लड़की के लिए, वो जो उस लड़की है उसके घर वाले जो है फर्स्ट उसका फादर जो है वो उसका डिसीजन लेगा और शादी के बाद उसके हस्बैंड जो है वो उसका डिसीजन लेंगे, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि वुमेन्स जो है उनको बहुत सारे डिसएडवांटेज देखे जाते हैं। उसका कारण भी यही है कि जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, दैट वुमेन्स आर नॉट इनफ एजुकेटेड। अगर वो 12th पढ़ लेती हैं उसके बाद वो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाती है, उन्हें ग्रेजुएट नहीं होने दिया जाता, उससे पहले उनकी शादी कर दी जाती है। फिर उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में रहता है कि लाइक जो हाउस की प्रॉपर्टी होती है उसमें उनको हिस्सेदारी नहीं मिलती। हालांकि देयर आर अमेंडमेंट्स दैट आर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसके हिस्से में भी आपको वुमेन्स को पूरा हक मिलता है, ओके। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट ऑफ अ वुमन आर 54%, ओनली 54% इन इंडिया वुमेन्स आर लिटरेट एंड रेस्ट जो 46% है दे आर इलिटरेट, जो कि एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज है, ऑलमोस्ट लाइक 50% हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया में केवल हाफ जो पॉपुलेशन ऑफ वुमेन्स टोटल पॉपुलेशन में से आधी पॉपुलेशन केवल एजुकेटेड है या फिर लिटरेट है। विद रिस्पेक्ट टू अगर हम मैन की कंसिडर करें तो मैन आर लिटरेट अप टू 76%। सिमिलरली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट गो फॉर हायर स्टडीज। इसी कारण से केवल एक छोटा प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल ही जो है हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं। व्हेन वी लुक एट स्कूल रिजल्ट्स गर्ल परफॉर्म एज वेल एज बॉयज। हम जब स्कूल का रिजल्ट देखते हैं तो मोस्टली देखा जाता है इन 10th और 12th कि जो गर्ल्स आर परफॉर्मिंग वेल देन द बॉयज। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में जो है गर्ल्स ही टॉपर होती हैं, इफ नॉट बेटर इन सम प्लेसेस, बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड द रिसोर्सेज फॉर देयर बॉयज एजुकेशन रादर देन स्पेंडिंग इक्वली ऑन देयर सन्स एंड डॉटर्स। तो इसमें धारणा ये बताई गई है कि मोस्ट ऑफ द होम्स में ये होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो आप ज़्यादा अच्छी हायर एजुकेशन लीजिए, बेटर एजुकेशन लीजिए, रादर देन गर्ल जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो बॉयज़ पे ज़्यादा एक्सपेंस किए जाते हैं और और उनकी बहुत ही कम एज में शादी करवा दी जाती है और बॉयज़ को जो है हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड या फिर अच्छी जगह पे एडमिशन दिलाया जाता है, ओके। इसका एक और कारण जो है वुमेन्स की जो कंडीशन है डिसएडवांटेज या डिस्क्रिमिनेशन जो देखा जाता है वो उनके काम पे भी देखा जाता है। जब मोस्ट ऑफ द वुमेन जो कि काम करने आते हैं वहाँ पे उनको इक्वल अमाउंट ऑफ सैलरी नहीं दी जाती एज ऑफ मैन, ओके। सिंस वही एक स्टीरियोटाइप है, सोच है दैट वुमेन कैंडिडेट है तो उसको हम कम सैलरी में भी हायर कर सकते हैं एंड कहीं ना कहीं वुमेन्स आर ऑल्सो रेडी दैट
कम सैलरी में वो काम करने के लिए रेडी हो जाती हैं। जितने भी जो हाईली पेड जो जॉब्स होती है उसमें ज़्यादा वुमेंस का पार्टिसिपेशन नहीं होता, वो ज़्यादा हायर पोस्ट पे नहीं होती है। ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमन वर्क्स 1 आवर मोर देन एवरेज मैन एवरी डे। और अगर हम ऑन एन एवरेज सर्वे किया था उसमें ये पता चला कि दैट एन इंडियन वुमेन ज़्यादा काम करती है मोर देन एन एवरेज वुमन डे, येट उसका वर्क को ना ही इक्वली पे किया जाता है, ना ही उसको इक्वली ऑफन वैल्यू किया जाता है। ओके, नाउ The Equal Remuneration Act of 1976 provide the equal wage should be paid to equal work. As per our Act, Equal Remuneration Act 1976, ये हमें एक हक देता है स्पेशली वुमेन्स को दैट दे might be paid equal as of men. However, in almost age of works from sports to cinema to factories and fields, women are paid less than men. और आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, वुमन कैंडिडेट्स को कम ही पे किया जाता है। आप एक बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल ले लीजिए, एक लेबर जो काम करता है, अगर एक वुमन लेबर है तो उसको कम से कम 100 से 150 रुपये का डिफरेंसेस रहता है बिटवीन देयर डेली वेजेस। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं, ऑल्दो ये एक्ट बना हुआ बट स्टिल वुमेन्स गेट लेस पेड बाय द मैन। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन्स एंड फाइंड वेज टू अबाउट द चाइल्ड। ओके, गर्ल स्पेशली तो गर्ल चाइल्ड। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में आज भी प्रिवेल है कि मोस्ट ऑफ द जो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उन्हें बॉय चाइल्ड ही चाहिए रादर देन गर्ल चाइल्ड। वो कोशिश करते हैं अगर कि पहले तो वो जो है चाइल्ड गर्ल के पता कर ले और उसको अबॉर्ट कर दिया जाए, जो कि काफ़ी एक गलत चीज़ है और कानूनी अपराध भी है। ओके, और इस वजह से क्या हो गया कि अब जो है सेक्स रेशियो जो है स्पेशली चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो कम होता जा रहा है। ऑन एन एवरेज हमारा कंट्री में 1000 बॉयज़ हैं, हम केवल चाइल्ड सेक्स रेशियो जो कि एज जो है छोटे बच्चों की जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें हज़ारों बॉयज़ में केवल 919 गर्ल्स ही हैं। तो इसके लिए आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, पेज नंबर 43 देयर इज गिवन अ मैप। ओके, अब जो सबसे डार्क ब्राउन कलर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कम जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, मतलब कि केवल वहाँ पे बिलो 800 है ना, 800 से भी कम है ना, 1000 बॉयज़ पे ओनली 800 से भी कम गर्ल्स प्रेजेंट है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं लाइक पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। ओके, और इस टेबल के थ्रू आप बहुत इजीली समझ सकते हो, और इस मैप का आप स्टडी करोगे तो आप बहुत इजीली समझ सकते हो। ओके, इसके साथ साथ आपके पेज नंबर 42 आपको एक टेबल दे रखा है, जस्ट एक्टिविटी है जिसमें ये दे रखा है मैन एंड वुमेन स्पेंड हाउ मेनी टाइम्स, कितना टाइम वो स्पेंड करते हैं एक्टिविटीज़ में। सबसे पहला जो इनकम जनरेटिंग वर्क है ना, जिससे कि उनको इनकम जनरेट हो, तो मैन वर्क्स अराउंड 6 आवर्स वेरएस वुमेन जो है ओनली 2.5 और 2.5 घंटे तक, या ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ मैं, नॉट ऑल द वुमेन्स और ऑल द मेंस डू द सेम, बट ऑन एन एवरेज जो सर्वे होता है 1998 और 1999 का ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत पुराना सर्वे है, पर लेकिन उस समय क्या आप यहाँ पे पता कर सकते हो कि किस तरीके से पहले के समय में जो है अपना समय बिताते थे। हाउस होल्ड वर्क में केवल आधा घंटा मैन वेर पार्टिसिपेटिंग, वेर एज वुमन यूज टू पार्टिसिपेट फॉर 5 आवर्स। टॉकिंग और गॉसिपिंग में 1.5 आवर मैन लेते थे, सेम अमाउंट ऑफ टाइम वुमेन्स ऑल्सो टेक। नो वर्क और लेजर, यानी किसी भी टाइप का कोई काम नहीं है, फ्री बैठे हैं, तो मैन कम से कम 3 से 3.5 घंटे बैठते हैं, वुमेन ऑल्सो स्पेंड ऑलमोस्ट 4 आवर्स। स्लीप, सेल्फ केयर, रीडिंग एक्सेट्रा में मैन स्पेंड 12 आवर्स समथिंग। ओके, बट लेकिन एक वुमेन जो है वो केवल 11 घंटे ही स्पेंड करती है। तो ये एक छोटी सी टेबल है, आप ये इससे पता कर सकते हैं दैट द डिफरेंस बिटवीन द स्पेंडिंग टाइम ऑफ अ मैन एंड वुमेन। ओके, आज के लिए इतना ही। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके, यहाँ पे हम पॉलिटिक्स को वुमेन से जोड़ेंगे, और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अराउंड द वर्ल्ड और इंडिया में क्या डिफरेंसेस हैं। अराउंड द वर्ल्ड जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वुमेन्स कितने पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया में इनका परसेंटेज कितना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।